गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम साथियों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द टीचर सब पर। मैं आपके लिए डेली लेकर आता हूं हिस्ट्री की क्लासेस, जो कि हिस्ट्री आपके यूपी ट्रिपल एस सी पेट के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आज रात 8 बजे आपकी हिस्ट्री की क्लास है। ऐसे सामान्य दिनों में आपकी हिस्ट्री की क्लासेस अब 5 बजे शाम से होने वाली हैं और आपको रात में 8 बजे मैथ्स की क्लासेस दिखाई देगी। कल आपने मैथ्स की क्लासेस आज बैठे 8 बजे टाइम पे देखी भी होगी, पर आज कुछ असमय किन्हीं असुविधाओं के कारण जो क्लास है मैथ्स की वो पोस्टपोन कर दी गई और आज आपके लिए हिस्ट्री की क्लास जो है लगाई गई है। तो हिस्ट्री भी हमने अभी तक राष्ट्रीय आंदोलन काफ़ी कुछ पढ़ लिया है और लास्ट मोमेंट पे हम राष्ट्रीय आंदोलन के जो कि भारत छोड़ो आंदोलन है और भारत छोड़ो आंदोलन तक हम पहुंच चुके हैं। इसके पहले की क्लास में हमने क्या पढ़ा, एक बार हम उसका रिकैप कर लेते हैं और आज की क्लास को फिर वहीं से कनेक्ट करेंगे। तो जो पहले हमने इसके पहले पढ़ा था सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 से गांधी जी जो है साबरमती आश्रम से अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं, दांडी तक यात्रा करते हैं। 5 अप्रैल 1930 5 अप्रैल 1930 को गांधी जी दांडी पहुंचते हैं और दांडी में 6 अप्रैल 1930 को नमक उठाकर नमक कानून को तोड़ देते हैं। ये मेन बात थी सविनय अवज्ञा आंदोलन की। इसके बाद जो है प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930-31 में आयोजित किया जाता है। मतलब 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 के बीच प्रथम गोलमेज सम्मेलन इंग्लैंड में होता है। इसमें मुख्य बात यह थी कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, मुस्लिम लीग ने इसमें भाग लिया था और आपके अंबेडकर जी ने इसमें भाग लिया था। टोटल 89 प्रतिनिधि थे और इसका अध्यक्ष इंग्लैंड के पीएम जेम्स मैकडोनाल्ड थे। इसके बाद दूसरा अधिवेशन होता है, गोलमेज सम्मेलन होता है। दूसरे गोलमेज सम्मेलन के बारे में मैंने बताया था कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो है 7 सितंबर 1931 से शुरू होता है और 1 दिसंबर 1931 को ख़त्म होता है। यह भी लंदन में ही होता है। रैमजे मैकडोनाल्ड इसके भी अध्यक्ष होते हैं। पर दूसरे गोलमेज सम्मेलन में क्या होता है कि गांधी जी राजपुताना जहाज से अपने लोगों के साथ, कांग्रेस के नेताओं के साथ वहां जाते हैं भाग लेने के, और इस जो ये गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया जाता है इसमें गांधी जी को बहुत ही ज़्यादा मतलब बेइज्जती महसूस कराई जाती है। गांधी जी को चर्चिल ने इसी में अर्धनंगा फकीर कहा था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बाद गांधी जी मजबूरन भारत वापस आते हैं और मजबूरी में द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत करते हैं, जो कि जनवरी 1932 से अप्रैल 1934 तक चला। इसमें क्या होता है, गांधी जो थे उनका कुछ जो समझौता किया था, गांधी इरविन समझौता, उसको ना मानकर सरकार ने जो है इस आंदोलन को बल दे दिया था। अब इसके बाद जब गांधी दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करते हैं तो उसी समय जो इंग्लैंड गवर्नमेंट होती है वो रैमजे मैकडोनाल्ड की सरकार होती है, उसने क्या किया, एक सांप्रदायिक पंचांग 1932 में लॉन्च कर दिया, जिससे कि मुस्लिमों और दलितों में जो मतलब हिंदू मुस्लिम और दलितों में जो एकता थी उसको खंडित किया जा सके। अब इसके बाद क्या होता है, पूना पैक्ट होता है सितंबर 1932 में। सितंबर 1932 में पूना पैक्ट होता है जिसमें अंबेडकर जी और गांधी जी के मध्य में यह समझौता किया जाता है कि हम जो है, गांधी जी कहते हैं कि 71 के से बढ़ाकर 147 आरक्षित सीटें विधानमंडल में हम दलितों के लिए देंगे। तो इस बात पे सहमति बन जाती है और आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है पूना पैक्ट होता है। पूना पैक्ट की कहानी थोड़ी लंबी है कि अंबेडकर जी जो है बहुत ही हताश होते हैं, क्योंकि दलितों के लिए भी सांप्रदायिक पंचायत में अलग जो कहें कि निर्वाचन मंडल बना के भेज दिया जाता है। इससे अंबेडकर जी कहीं ना कहीं आहत थे, परंतु उन्होंने और बापू भी बहुत ज़्यादा आहत थे। तो बापू वहाँ जेल में दोनों लोग थे, तो दोनों में बात होती है तो बापू से अंबेडकर जी कहते हैं आप किन हिंदू लोगों की बात करते हैं, वो जो दलितों को छुआ मतलब अछूत मानते हैं, इनको बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करते हैं, इन हिंदुओं के साथ कैसे ये एडजस्ट कर पाएंगे, इनको बराबर का अधिकार नहीं मिल रहा है। तो गांधी जी इस बात को बहुत गहन अध्ययन करते हैं और यहीं से गांधी जी के मन में हरिजनों के लिए अथाह प्रेम उभरता है और हरिजनों के कष्ट को दूर करने के लिए गांधी जी यहीं से तत्पर होते हैं। अब इसके बाद हमने पढ़ा था गांधी जी और हरिजन उत्थान, मैंने अभी बताया आपको। इसके बाद होता है तृतीय गोलमेज सम्मेलन। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक होता है। यह भी लंदन में ही आयोजित होता है तीनों, और इसमें भी कांग्रेस भाग नहीं लेती है।
तो इसके बाद का जो मैटर था 1932 के बाद क्या होता है, 1932 के बाद जो है हम आज पढ़ेंगे राष्ट्रीय आंदोलन, जिसे कहते हैं भारत छोड़ो आंदोलन। अब भारत छोड़ो आंदोलन के पहले एक प्रस्ताव आता है जिसे कहते हैं अगस्त प्रस्ताव। अगर अगस्त प्रस्ताव 1940 के कांग्रेस अधिवेशन के बाद से पहले हम थोड़ा और पहले जाएं 1936 के अधिवेशन में, तो 1936 के अधिवेशन जो कि लखनऊ में होता है, इसके अध्यक्ष होते हैं जवाहरलाल नेहरू। लखनऊ में अधिवेशन कराते हैं और उसके अध्यक्ष बना दिए जाते हैं जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू जब अध्यक्ष होते हैं तो कांग्रेस फैसला करती है कि हम 1937 के जो है चुनाव लड़ेंगे। अब 1937 के चुनाव कांग्रेस लड़ती है और इसमें बहुत बेहतरीन प्रदर्शन करती है और लगभग सभी राज्यों में कांग्रेस पूर्ण बहुमत की सरकार बनाती है, सिवाय पंजाब और बंगाल के। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि स्थिति बहुत अच्छी हो जाती है कांग्रेस की। पर इसके बाद 1938 में आप देखेंगे कि कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन होता है, जिसमें सुभाष चंद्र बोस जी अध्यक्ष बनाए जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि वही एक अधिवेशन है जिसमें सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष बनाया जाता है। आपसे ये पूछ सकता है पेट के एग्जाम में, बहुत ही मतलब यूं कहें कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी या सुभाष चंद्र बोस ने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की, तो 1938 के हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इसके बाद 1939 का अधिवेशन होता है जिसमें गांधी जी द्वारा एक लोग खड़े किए जाते हैं, एक व्यक्ति खड़े किए जाते हैं जिनका नाम था पट्टभी सीतारामैया, और उनको हराकर, सीतारामैया को हराकर सुभाष चंद्र बोस चुनाव जीत जाते हैं। परंतु गांधी जी इससे बहुत आहत होते हैं। गांधी जी को अपनी हार लगती है और वो इस बात से बहुत नाखुश होते हैं और खुद को कांग्रेस से अलग करने की सोचने लगते हैं। तो अब गांधी जी अलग सोचने की कोशिश करते हैं। गांधी जी उस समय बहुत बड़े नेता थे, इस वजह से सुभाष चंद्र बोस खुद ही साइड हो जाते हैं और कांग्रेस के इस मनमुटाव को दूर करने के लिए वो साइड हो जाते हैं और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1939 के अधिवेशन का अध्यक्ष बना दिया जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बना दिया जाता है। उसके बाद 1940 में एक प्रस्ताव आता है जिसे कहते हैं अगस्त प्रस्ताव। ये अंग्रेजों के द्वारा दिया जाता है। अब मार्च 1940 में एक कांग्रेस का अधिवेशन होता है जिसमें अंतरिम सरकार की मांग करते हैं। ये कांग्रेस वाले कहते हैं कि हम अपनी अंतरिम सरकार बनाएंगे। पर इसी समय क्या होता है, लॉर्ड लिनलिथगो ने जो है कांग्रेस को सहयोग प्राप्त करने के लिए प्रस्ताव रखा। इसे ही अगस्त प्रस्ताव कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि कांग्रेस का जो सहयोग प्राप्त करना चाहती थी, ये वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो प्राप्त करना चाहते थे। किसमें? क्योंकि उस समय तक द्वितीय विश्व युद्ध था। द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेज जो है हार रहे थे, तो वह भारतीयों से मदद चाहते थे कि द्वितीय विश्व युद्ध भारत लड़े, भारतीय सहयोग करें। परंतु भारतीयों ने सहयोग करने से मना कर दिया। भारतीयों के लिए बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए थे, जिनमें था कि हम, लॉर्ड लिनलिथगो ने कहा कि हम संविधान निर्मात्री संस्थान का निर्माण करेंगे, युद्ध सलाहकार परिषद की स्थापना करेंगे और वायसराय की कमेटी में भारतीय लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मौका देंगे। पर इस पर कांग्रेस इस बार विचार नहीं बनाती है और इस प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर देती है। यह प्रस्ताव कांग्रेस को जब दिया गया तो कांग्रेस इसे सिरे से खारिज कर देगी। और इसके बाद क्या होता है कि लॉर्ड लिनलिथगो जो है सोचता है कि ऐसे काम नहीं बनेगा, तो उसने फिर सांप्रदायिक जहर घोला था भारतीयों में। तो यही बात होती है कि मुस्लिम लीग और पाकिस्तान की मांग, अगली हेडिंग में हम देख रहे होंगे आपकी मुस्लिम लीग। और इसी समय क्या होता है 1940 के ही टाइम पीरियड में, 1940 के पीरियड में क्या होता है, मुस्लिम लीग का जो लाहौर अधिवेशन आपको देखने को मिलेगा 23 मार्च 1940 को लाहौर अधिवेशन पाकिस्तान में होता है। इसमें क्या होता है कि जो मुस्लिम लीग है वो पाकिस्तान का प्रस्ताव करती है कि हमें एक अलग राष्ट्र पाकिस्तान बनाना है। और इस विचार के प्रवर्तक मोहम्मद इकबाल को माना जाता है। मोहम्मद इकबाल बहुत ही बड़े विचारक शायर हुए हैं भारत के, जिन्होंने कहा है कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दौरे दुश्मन जहां हमारा। वही मोहम्मद इकबाल अब मांग कर देते हैं पाकिस्तान के पृथक होने की, मतलब हमें पाकिस्तान, अलग पाकिस्तान की बात करते हैं।
पाकिस्तान शब्द की अगर बात करें तो पाकिस्तान शब्द एक कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के पढ़े लिखे लोग थे, उनका नाम था रहमत अली। उन्होंने इस शब्द का निर्माण किया था कि पाकिस्तान अलग राष्ट्र होगा। पाकिस्तान पहली बार जो शब्द अगर पूछा जाए कभी किसने बनाया तो रहमत अली ने ये शब्द गढ़ा था। अब 1940 के बाद जब पाकिस्तान की अलग मांग कर दी जाती है तो 1942 में क्रिप्स मिशन आता है, क्योंकि 1940 में जो अगस्त प्रस्ताव आया था उसे कांग्रेस ने तो नहीं माना। तो अब लाहौर अधिवेशन में मुस्लिम लीग एक अलग राष्ट्र की मांग कर रही है, द्विराष्ट्र सिद्धांत पर चल रहे, टू नेशन थ्योरी पर चल रहे। तो आगे चल के एक भेजा गया अंग्रेजों के द्वारा एक मतलब प्रस्ताव भेजा गया जिसे 1942 का क्रिप्स मिशन कहते हैं। क्रिप्स प्रस्ताव भेजा गया, उसमें क्या हुआ, कांग्रेस को पाकिस्तान को मान्यता दे दी गई, आंशिक रूप से मान्यता दी गई थी इस प्रस्ताव के द्वारा। 23 मार्च 1943 को पाकिस्तान दिवस पहली बार भारत में मनाया गया था। अब 1940 में जब देखेंगे कि असंतोष बढ़ रहा था और लोग जो है अगस्त प्रस्ताव को मान नहीं रहे थे, अगस्त प्रस्ताव को मानने को कांग्रेस नहीं तैयार थी, उसी समय गांधी जी ने एक फार्मूला निकाला कि हम जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह करेंगे। ये अंग्रेज हमें ऐसे स्वराज्य नहीं देंगे तो हम व्यक्तिगत सत्याग्रह करेंगे। मैन टू मैन, मतलब एक एक आदमी अलग अलग सत्याग्रह करेगा। ऐसा नहीं है कि सब एक जगह बैठ गए अनशन पे। हर जगह जो बड़े नेता थे उस समय कांग्रेस के, वो सब अलग अलग सत्याग्रह करेंगे। तो इसकी शुरुआत सर्वप्रथम पवनार आश्रम महाराष्ट्र से 17 अक्टूबर 1940 को आचार्य विनोबा भावे द्वारा किया जाता है। वो पहले सत्याग्रही हैं भारत के। व्यक्तिगत सत्याग्रही पहले अगर आपसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है, पिछले को पेपर में ये क्वेश्चन आया भी है कि भारत के पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे, तो विनोबा भावे जी पहले सत्याग्रही थे। अगर पूछ ले आपसे दूसरे तो जवाहरलाल नेहरू दूसरे सत्याग्रही थे। जवाहरलाल नेहरू दूसरे सत्याग्रही थे भारत के। दूसरा चरण इसका व्यक्तिगत सत्याग्रह का 19 जनवरी 1941 में शुरू होता है। इसमें कुछ खास था नहीं दूसरे चरण में, और इसे जो व्यक्तिगत सत्याग्रह है इसे दूसरा जो नाम दिया जाता है उसे कहते हैं दिल्ली चलो आंदोलन। दिल्ली चलो आंदोलन आपसे कभी कभी पूछ लेगा कि दिल्ली चलो आंदोलन के प्रथम प्रणेता कौन थे, तो फिर भी आप विनोबा भावे ही लगाएंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं, मैंने आपको बताया अभी कि क्रिप्स मिशन भारत आता है। और क्रिप्स मिशन में क्या था असली बात अब मैं आपको बताता हूँ। क्रिप्स मिशन मार्च 1942 को भारत आता है। 11 मार्च 1942 को चर्चिल ने क्रिप्स मिशन की घोषणा की थी। क्यों की थी? क्योंकि उधर जापान की शक्ति लगातार बढ़ती चली जा रही थी। अमेरिका, चाइना और टर्की जैसे देश लगातार मांग कर रहे थे कि भारत को आज़ाद घोषित कर दिया जाए, आज़ाद उपनिवेश घोषित कर दिया जाए। और जापान लगातार मतलब चढ़े जा रहा था इंग्लैंड वालों पर। तो इन्होंने इनकी नाक पे दम कर रखा था जापान ने। तो इन्होंने क्या किया, चर्चिल ने जो है एक घोषणा की कि हम एक मिशन भेजेंगे भारत। इसमें हम वायदे, मतलब एक कानून होता था जिसमें वायदे किए जाते थे, रेवड़ी दी जाती थी। आज चुनाव आ रहा है तो आपको तरह बेतरह की हर पार्टी अलग अलग घोषणा पत्र देगी, अलग अलग प्रकार की रेवड़ी देगी। उसी तरह वहाँ भी था कि युद्ध चल रहा था तो वहाँ अलग अलग तरह की भारतीयों को रेवड़ियाँ बांटी जा रही थी मुफ्त में। पर कांग्रेस उस समय बहुत सूझबूझ का काम करती है और इस क्रिप्स मिशन को गांधी जी ने जो है पोस्ट डेटेड चेक कहा है। पोस्ट डेटेड चेक का है ऐसा चेक जो जिसकी कोई बैंक नहीं है, ये कहा है गांधी जी ने। यह जो चेक है यह बेकार है, ये बोला गांधी जी ने इसके बारे में। और इसके बारे में अगर बात करें जवाहरलाल नेहरू को, तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि यह प्रस्ताव पढ़कर मुझे इतनी घोर निराशा होती है कि जो है मैं अभी तक सोच ही नहीं पा रहा हूं कि यह प्रस्ताव भारत क्यों भेजा गया। तो इस प्रस्ताव की विशेषताएं क्या थी? इस प्रस्ताव में कहा गया था कि हम भारत को, मतलब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हम भारत को डोमिनियन स्टेट घोषित कर देंगे। डोमिनियन स्टेट का मतलब होता है स्वशासन। आपका शासन तो होगा पर आप इंग्लैंड के हमेशा उपनिवेश रहेंगे, आपको कर हमेशा अंग्रेजी सरकार को देना पड़ेगा। उसे कहते थे डोमिनियन स्टेट। और पूर्ण उपनिवेश का दर्जा, भारत को पूर्ण उपनिवेश का दर्जा मतलब कि भारतीयों का स्वशासन होगा और भारतीय लोग जब चाहे
जैसे प्रांतों में 2 विधानमंडल गठित किए जाएंगे, एक संविधान सभा बनाई जाएगी, जिसमें क्या होगा कि जिसका मन हो उस संविधान सभा में, जो देशी राज्य थे भारत में, क्योंकि उस समय 2 तरह के राज्य थे, देशी राज्य और इंग्लैंड शासित राज्य, प्रांतीय राज्य उनको बोलते थे। तो वो जिनका मन हो वो शामिल हो, जिनका मन ना हो वो ना शामिल हो। इसी से क्या होता है, इसी से पाकिस्तान का जन्म होता है, इसी थ्योरी से पाकिस्तान का जन्म होता है। केवल एक स्टेटमेंट की संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया जाएगा, जिसमें जिसका मन होगा वो भाग लेगा, जिसका मन नहीं होगा वो चाहे कि हम स्वतंत्र रहेंगे तो वो स्वतंत्र अपना राज्य कर सकता है, वो अलग मतलब कर देगा, जैसे विधिवत सब कर देंगे वैसे ही आप कलेक्ट करके आप एक जगह कर ना दीजिए, आप अलग राज्य हैं तो आप अलग हमसे दे दीजिए, हमको भारत संघ से अलग हो जाइए। अब इसमें क्या होता है, और इसमें कहा जाता है कि अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा की जाएगी। अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा की जाएगी मतलब कि अल्पसंख्यकों को जो है अलग से अधिकार, सुरक्षा के अधिकार, ये सारे अधिकार जो हैं दिए जाएंगे। पर इसमें कहीं भी जो है अल्पसंख्यकों के लिए अलग से निर्वाचन मंडल की बात नहीं कही गई थी। इस वजह से इसका मुस्लिम लीग जो है विरोध करती है क्रिप्स मिशन का। क्रिप्स मिशन का कांग्रेस ही नहीं वरन आप देखेंगे कि मुस्लिम लीग भी विरोध करती है। क्यों? क्योंकि इसमें 2 नेशन थ्योरी तो थी, पर अलग संप्रदाय के आधार पर अलग राष्ट्र बनाने की बात नहीं कही गई थी। इस तरह इसमें क्या हुआ कि मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो पूर्णतया सहमत नहीं थे इस क्रिप्स मिशन से, इस वजह से इसका विरोध करती है मुस्लिम लीग। अब यहीं से क्रिप्स मिशन जब भारत से लौटा उसके बाद शुरू होता है भारत छोड़ो आंदोलन, अगस्त 1942। भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी का वह आंदोलन है जिसमें भारत के हर बच्चे ने पार्टिसिपेट किया था। मतलब कोई ऐसा अछूता सिंगल आदमी नहीं होगा जिसने इसमें गांधी जी का सपोर्ट न किया हो, आंशिक रूप से ही किया हो। भले मुस्लिम लीग ने आंशिक रूप से किया और आप देखेंगे कम्युनिस्टों ने भी आंशिक रूप से किया, परंतु जो भी समुदाय उस समय थे उन सब ने कहीं ना कहीं गांधी जी के इस भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था। अब भारत छोड़ो आंदोलन की जो रूपरेखा होती है वो 14 जुलाई 1942 को वर्धा में कांग्रेस के अधिवेशन में होती है। प्रस्ताव किया जाता है कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में कि हम जो है, गांधी जी कहते हैं कि हम अब नया आंदोलन चालू करेंगे जिसका नाम होगा भारत छोड़ो आंदोलन। अगर कांग्रेस इससे असहमति बनाती है, उनका कहना था कि अगर कांग्रेस इससे असहमति बनाती है तो मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। गांधी जी ने ये बात कही है कि अगर मेरे इस प्रस्ताव से कांग्रेस अगर दूरी बनाना चाहती है तो बना ले, पर यह याद रखे कि गांधी जो है इस देश की मिट्टी से इससे भी बड़ा आंदोलन शुरू कर देंगे। तो कांग्रेस मजबूरन जो है अगली बैठक ग्वालियर टैंक में, अब इतनी बड़ी बात कह दी तो ग्वालियर टैंक में अगली बैठक करती है कांग्रेस और वहीं पर इसके प्रस्ताव को पारित कर दिया जाता है। और ग्वालियर टैंक में 8 अगस्त 1942 कांग्रेस कमेटी की बैठक होती है। बम्बई में ग्वालियर टैंक है और इसमें भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया जाता है, मतलब भारत छोड़ो आंदोलन का आगाज हो जाता है। इसमें कहा जाता है कि भारत सक्षम है सभी तरह के आक्रांताओं, मतलब बाहरी आक्रमणों से अपनी रक्षा के लिए, चाहे वो फांसीवादी हो, चाहे साम्यवादी हो, चाहे साम्राज्यवादी हो, कैसे भी लोग भारत पर अगर आक्रमण करते हैं तो हम अपनी मतलब सुरक्षा के लिए स्वयं तत्पर हैं। हमें अंग्रेजों की मदद नहीं चाहिए। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि अंग्रेज जब पहले भारत में रहते थे तो उन्होंने, अंग्रेजों ने जो भारतीय राजाओं को हराया वो उनका यही मेथड था। वो जो है अपनी सेना को, कंपनी के सेना को उधार लीज पर देते थे राजाओं को और फिर उसमें राजाओं के राज्य को हड़प लेते थे। वो धीरे धीरे, भाई उनकी सेना में अंग्रेज ज्यादा हो गए, अब अंग्रेज ज्यादा हुए तो वो क्या कर लेते थे, हड़प लेते थे उनको। और इसी बैठक में अस्थायी सरकार की स्थापना कर दी जाती है। आंदोलन के प्रसार की बात करें तो आंदोलन का प्रसार इतना भयंकर था। 8 अगस्त को आप देखेंगे आंदोलन शुरू होता है और 24 घंटे के अंदर ऑपरेशन जीरो आवर के तहत 9 अगस्त 1942 को कांग्रेस के सभी प्रमुख नेता गिरफ्तार कर लिए जाते हैं।
गांधी जी को उठा के आगा खां पैलेस में फेंक दिया जाता है, वहां नजरबंद कर दिया जाता है। गांधी जी के साथ ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि गांधी जी के साथ कौन कौन था, तो वहाँ सरोजनी नायडू और कस्तूरबा गांधी गांधी जी के साथ आगा खां पैलेस में जो है कैद की जाती है। जवाहरलाल नेहरू, ये सारे लोग उस समय बंद कर दिए जाते हैं। गांधी जी ने यहाँ पे एक नारा दिया था, करो या मरो का नारा। गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन में पहली बार हिंसा की बात की, जो इससे साबित होता है कि उन्होंने कहा करो या मरो। अब या तो तुम आज़ाद, अपने आप को आज़ाद कर लो या मर जाओ, चाहे जैसे बने इन अंग्रेजों को भगा के मानो, ये कहना था गांधी जी का। और इस आंदोलन को जो सबसे बड़ा प्रभाव देखने को मिलेगा वो बंगाल, बिहार, संयुक्त प्रांत, मद्रास, मुंबई में था। ये इन जगहों पर जो था वो आंदोलन विकट रूप पे था, मगर इस आंदोलन की आग पूरे भारत में लगी हुई थी, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे आपका साउथ ईस्ट हो, चाहे जहां, सब जगह, मतलब भारत के हर कोने में यह आंदोलन चल रहा था। अब जब सब बड़े बड़े नेता चले जाते हैं अंदर, तो कुछ नेता जो अंदर से बाहर आ जाते हैं। अंदर से बाहर क्या, जैसे जयप्रकाश नारायण थे, इन्होंने जेल तोड़ कर ये बाहर आ जाते हैं, जेल की दीवार फांद कर बाहर आ जाते हैं, और ये मतलब जो है भारत छोड़ो आंदोलन का गुप्त रूप से संचालन करने लगते हैं। इनमें प्रमुख नेता थे जो गुप्त रूप से भारत छोड़ो आंदोलन का, जो बड़े बड़े नेता जब गिरफ्तार हो जाते हैं उसके बाद इस आंदोलन का नेतृत्व करते थे। उनमें प्रमुख नाम है जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, अरुणा आसिफ अली। अरुणा आसिफ अली बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि जब गांधी जी जेल में थे या आगा खां पैलेस में नज़रबंद थे, तो भारत छोड़ो आंदोलन को किस जो है महिला ने सबसे ज़्यादा गति प्रदान की थी, तो उसमें सबसे बड़ा नाम आता है अरुणा आसिफ अली का। वैसे तो एक थी उषा मेहता, वो आपको देखने को मिलेगा, उन्होंने रेडियो का प्रसारण आरंभ किया था, पर अरुणा आसिफ अली का भी योगदान बहुत महत्वपूर्ण था इसमें। ये जितने ही नेता थे ये सारे रेडियो के द्वारा ही अपने आप को प्रसारित करते थे, अपनी बातें जनता तक पहुंचाते थे और आंदोलन को नई हवा देते थे। आपसे पूछेगा कि सर्वप्रथम जो है रेडियो पर भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसारण किसने किया, तो वो थी उषा मेहता। उषा मेहता ने सर्वप्रथम भारत छोड़ो आंदोलन का रेडियो पर प्रसारण किया था। ये चीज़ें पूछी जाती हैं और बहुत ही सही है। अब जब देखा कि सरकार, गांधी जी चुप कैसे रहते, जब सरकार इतना दमनात्मक तरीके से भारतीयों को, निर्मम तरीके से इस आंदोलन को रगड़ रही थी और भारतीयों को बिल्कुल रगड़ दे रही थी, तो गांधी जी जो है आगा खां पैलेस में 21 दिन का उपवास शुरू करते हैं। उपवास शुरू करते हैं और कहते हैं फरवरी में उपवास शुरू करते हैं गांधी जी, और मतलब कहते हैं कि जब तक यह सरकार भारतीयों का दमन नहीं बंद करेगी तब तक मैं भूखा रहूंगा, मतलब भूख हड़ताल पर बैठ जाते हैं। और 7 मार्च 1943 को गांधी जी अपनी भूख हड़ताल समाप्त करते हैं। 21 दिन का पूरा उपवास रखते हैं गांधी जी। और आप देखेंगे गांधी जी को 6 मई 1944 को रिहा किया जाता है कैद से। क्यों? क्योंकि गांधी जी बहुत ज़्यादा अस्वस्थ थे, और इनके अस्वस्थता के कारण उस समय जो चिकित्सक थे अंग्रेजों के, उन्होंने कहा था कि या तो आप इनको रिहा कर दीजिए, नहीं तो बम्बई, और जो उस समय बम्बई की सरकार थी वो इनको छुड़ाने के लिए कोई ना कोई प्रयत्न करने लगेगी, क्योंकि बहुत बूढ़े हो चुके थे और इनके अस्वस्थता बहुत ज़्यादा थी। गांधी जी के रिहा होने के पहले ही कस्तूरबा गांधी और इनके जो मुख्य सचिव थे उनका देहांत हो जाता है। ये इनके लिए बहुत पीड़ादायक घटनाएं होती हैं आगा खां पैलेस में, और इसी से क्षुब्ध हो जाते हैं गांधी जी, और गांधी जी का जो स्वास्थ्य था वो लगातार बिगड़ता चला जा रहा था। इसी बीच क्या होता है कि जो नेता बाहर होते हैं उनमें समानांतर सरकार बनाने की होड़ मच जाती है। क्यों? क्योंकि अब इनको लगने लगता है कि भारत अभी थोड़े दिन में आज़ाद हो जाएगा, और हम अगर अपनी सरकार पहले से बना दे तो अंग्रेज हमें सारा कार्यभार सौंप कर चले जाएंगे। तो इन सरकारों में सबसे प्रमुख थे बलिया में चित्तू पांडे, सतारा में वाई चौहान के नेतृत्व में समांतर सरकारें गठित की जाती हैं। ये सरकारें 1944 से 45 तक चलती हैं। जो सबसे ज़्यादा सरकार चली समानांतर सरकार वो थी सतारा की वाई चौहान की सरकार। ये बात आपसे पूछी जाती, यही क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा भी, मेंशन किया। वैसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, फिर भी बताना ज़रूरी है, नहीं तो अगर आ गया तो आप कहेंगे कि बताया नहीं गया था।
आंदोलन की प्रक्रिया। अभी समानांतर सरकारों के बारे में जो पढ़ा, अगर आप राजस्थान के इतिहास को पढ़ेंगे तो वहाँ पे क्या होता है कि प्रेस्टल स्टेट्स थे वो, वहाँ तो बिल्कुल होड़ सी लग गई थी एक तरह से। मतलब 1942 के बाद इतनी ज़्यादा सरकारें बनाने की कवायद चली, मेवाड़ मारवाड़ अलग, सब छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर अपना एक अलग राज्य बना रहे थे और वहाँ पे क्या कर रहे थे, सरकार बनाने की होड़ पे लगे थे। इस आंदोलन की प्रतिक्रिया क्या थी, पूरे भारत में क्या प्रतिक्रिया थी, इसके बारे में ये स्लाइड है। आप देखेंगे कि जिन्ना गुट ने आंदोलन का विरोध किया। मैंने बताया कि मुस्लिम लीग ने छुटपुट ही इसका सपोर्ट किया। जो बड़े नेता थे जैसे जिन्ना जैसे नेता, उनने इसका विरोध किया। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर अंग्रेज इस देश से चले गए तो भारत में जंगल राज स्थापित हो जाएगा। जंगल राज मतलब हिंदुओं का राज स्थापित हो जाएगा, यह जिन्ना का कहना था। मुस्लिम लीग ने दिसंबर 1943 में कराची अधिवेशन में विभाजन करो और छोड़ो, गांधी मतलब मुस्लिम लीग ने यह नारा दिया था। 1943 का कराची अधिवेशन होता है मुस्लिम लीग का, और मुस्लिम लीग के जो अध्यक्ष थे मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने यह नारा दिया कि मतलब अंग्रेजों से कहा कि विभाजन करो और छोड़ो, देश को छोड़ो, अब जाओ। 23 मार्च 1943 को तभी पाकिस्तान दिवस मना लेते हैं ये लोग। और इनका कहना था डिवाइड एंड गिव अप, कानून व व्यवस्था को कमज़ोर करना। तब एक बात मतलब इसी बीच जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था तो इसमें क्या होता है, क्योंकि उन्होंने कहा कि भीमराव अंबेडकर साहब ने कहा गांधी जी के इस आंदोलन के बारे में कि जब जापान हमारे सीने पर खड़ा है, छाती पर आया हुआ है, जापान, क्योंकि जापान विश्व युद्ध, जापान भारत का कोई शत्रु नहीं था, परंतु ब्रिटेन के जितने उपनिवेश थे उन पर जापान की बराबर नज़र थी, जबकि हमारी मित्रता हो चुकी थी। क्यों? क्योंकि सुभाष चंद्र बोस अपनी सारी जितनी गतिविधियां थी वो सारी की सारी जापान में रहकर ही भारत में करते थे। तो जापान उस समय, जो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर होते हैं, इन्होंने कहा था कि मतलब कानून व व्यवस्था को कमज़ोर करना पागलपन है जब दुश्मन हमारी सीमा पर है। दुश्मन का मतलब जब जापान हमारी सीमा पर है, जब जापान हम पर आक्रमण कर रहा है द्वितीय विश्व युद्ध में, तो गांधी जी इस समय भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ रहे हैं, ये कोई मतलब तार्किक बात नहीं है। यह कहना था गांधी इनका, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। तो आज की क्लास में इतना ही। भारत छोड़ो आंदोलन यहीं से पूरा समाप्त होता है। आपको यह कंटेंट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अपने चैनल द टीचर्स हब की सब्सक्राइबेशन को लगातार बढ़ाते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद, शुभ रात्रि।